जो है कि चलते हैं यहाँ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ। ये आप लोग को इनमें से कोई नहीं पढ़े हैं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में ही पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, पहले ये बताएं, थोड़ा सा कोई बता सकते हैं व्हाट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? पीडीएफ जिनके पास होगा वो दिखेगा भी उसमें, कोई बात नहीं है, पीडीएफ सर लगा भी रहे हैं। तो बताइए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, बताइए, स्टार्ट करते हैं क्लास को। मुक्त व्यापार समझौता सर। मुक्त व्यापार समझौता, ठीक है। मुक्त व्यापार समझौता क्यों होता है? मुक्त व्यापार समझौता मतलब क्यों होता है? इसमें जो संगठित देश है, जैसे किसी ग्रुप में है, हम्म यूरोपियन यूनियन में है, तो यूरोपियन यूनियन में जो जो भी देश हैं उनके साथ भारत फ्री एग्रीमेंट कर सकता है। मतलब जो हम्म टैक्सेस लगते हैं वो नहीं लगेंगे, या तो नहीं लगेंगे सर, या तो कम लगेंगे। हम्म ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि कनेक्टिविटी हो देश के साथ, अन्य देश मतलब अन्य देश के साथ कनेक्टिविटी बढ़े और व्यापार बढ़े, इसके लिए सब। ऐसा इसलिए किया जाता है, देखिए समझिए इस बात को कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए कि कोई सामान आपका यूरोप से आ रहा है, ठीक है। यूरोप से सामान है तो यूरोप में कोई सामान कच्चा माल लगा करके जो है कि 100 रुपये का वो फिनिश प्रोडक्ट बना है, ठीक है। अब आपके देश में जब वो आता है तो उसके ऊपर जो है कि 50% का टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है। तो अगर 50% का टैक्स इम्पोज किया गया है तो 100 प्लस 50 150 रुपया हो गया। और उसको 5 या 10 रुपये मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी लगे होंगे। तो अगर 5 या 10 5 रुपया मान लेते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन में लगे तो टोटल उसके कॉस्ट कितने हो गए? 155-56 रुपये के आसपास हो गया। तो उसका एमआरपी क्या बनेगा इंडिया में? 155 रुपया बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि यूरोप में कोई सामान बना है, वो इंडिया आ रहा है और सरकार उसके ऊपर कोई टैक्स इम्पोज नहीं कर रही है। तब क्या होगा उस कंडीशन में कि जो 100 रुपये का सामान था और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कॉस्ट, जो मार्केटिंग कॉस्ट सब मिला करके 5 रुपये था उसका, तो अब उस वस्तु का एमआरपी कितना हो जाएगा? 105 रुपये। तो कहाँ कोई सामान 155 रुपये में मिल रहा था सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि उसके ऊपर जो है कि टैक्स इम्पोज किया गया है। और कहाँ कोई वस्तु जो है कि सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं 105 रुपये में मिल रहा है। तो 50 रुपये के सामान के दाम में डिफरेंस हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं? यस और नो? हेलो? हो जाएगा। हाँ ठीक है, हो जाएगा सर। ठीक है। तो ऐसा क्या होगा कि जो हमारे देश का सामान जो बाहर जाता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल उद्योग भारत का काफी अच्छा है और ये काफी नाम कर रहा है दुनिया के देशों में। हमारे यहाँ जो खास करके जेनरिक मेडिसिन होता है ना, आप लोग समझते हैं, जैसे पैरासीटामोल इज ए जेनरिक मेडिसिन, बट केरोसिन एक ब्रांडेड मेडिसिन है। पैरासीटामोल के फार्मूले में वही है कि ये जो है कि आपके बुखार को कम कर देने वाला है। तो उसकी जेनरिक मेडिसिन भी होती है और उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ ब्रांडेड मेडिसिन भी होते हैं, जैसे कि केरोसिन एक मैंने एग्जाम्पल दिया, या फिर क्या कहते हैं वो डोलो होता है, जो भी मेडिसिन होता है इस तरीके का। तो भारत का जो फार्मास्यूटिकल उद्योग है वो काफी क्या कहते हैं आपको फेमस है। तो यहाँ से हमारा कोई मेडिसिन जा रहा है मान लीजिए यूरोप के देशों में, जैसे कि आइसलैंड जाएगा, स्विट्जरलैंड जाएगा, नॉर्वे जाएगा, इन सारे देशों में क्या होगा, वहां पे जा करके जैसे 10 रुपये का वो था और 50% उसके ऊपर टैक्स लग गया, तो 15 रुपया तो दाम ऐसे ही हो गया। और उसके बाद एक आध रुपया उस जो एक मेडिसिन के ढुलाई का कॉस्ट अगर जुड़ जाता है तो कितना हो जाएगा? 16 रुपये उसका कॉस्ट हो जाएगा। तो समझ रहे हैं कि अगर टैरिफ को कम कर दिया जाएगा तो मार्केट में सामान क्या होगा, बहुत सस्ता हो जाएगा। तो हमारे देश का सामान उसके देश में सस्ता और उसके देश का सामान हमारे देश में सस्ता। अभी जो हाल फिलहाल में हुआ है वो आपके पीडीएफ में सारा चीज लिखा हुआ है, आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है, वो सारा मिल जाएगा, ठीक है। हाल फिलहाल में ये सारा देश का नाम लिखा हुआ है कि EATF एक है यूरोपियन यूनियन, आप लोग जानते हैं, यूरोपियन यूनियन नहीं, EATF उससे हटके है। इसका नाम फुल फॉर्म है EATF का, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ, इसके साथ जो है कि समझौता हुआ है। तो अब इस यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ में कौन से देश हैं? सबसे पहली बात कि इस यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ में वो देश हैं जो कि EU के यानी यूरोपियन यूनियन के मुक्त व्यापार संघ के हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो उस 4 देशों का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी यूपीएससी या किसी अदर एग्जामिनेशन में इस 4 देशों का नाम पूछा जा सकता है आपसे। तो पहला नाम है स्विट्जरलैंड का, दूसरा नाम है नॉर्वे का, तीसरा नाम है आइसलैंड का और चौथा नाम जो है लिंक्टेनस्टाइन का है। ये 4 देश हैं इस मुक्त व्यापार समझौता में, यूरोपियन मुक्त व्यापार समझौता इसका नाम है, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टाइन, ठीक है, ये 4 देश आते हैं। तो वो ये वही सारे देश हैं जो कि EU के पार्ट नहीं है, आपको ये पता चल गया है, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी हम आपके देश में आने वाला है जिसके प्रोडक्ट सस्ते होंगे। कंपनियां पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा नहीं कि कोई नई कंपनी है। जैसे आप सुने होंगे कि रोलेक्स की घड़ी है, वो रोलेक्स उसी इन्हीं सारे देशों की कंपनियां हैं। जैसे कि आपने ओमेगा के घड़ी के बारे में सुना होगा, काफी कीमती घड़ी आती है ओमेगा की भी। नेस्ले, जानते हैं नेस्ले का नाम, कौन सा प्रोडक्ट बनाती है नेस्ले, कुछ आइडिया है? नहीं सर। नेस्ले चाय क्या? कॉफी होता है, नेस्ले की कॉफी कॉफी आती है, कॉफी वगैरह होती है। कॉफी सर। हाँ, और नेस्ले का जो मैगी आता है, नूडल्स जिसको बोलते हैं वो, फिर चॉकलेट वगैरह, स्विट्जरलैंड का चॉकलेट तो काफी फेमस है। ठीक है, जी। तो इन सारे देशों के ये सारी कंपनियां आने वाली है, और इस कंपनियां तो पहले से हैं। इन इन कंपनियों के प्रोडक्ट के ऊपर अब जो है कि टैरिफ नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो ये यूरोपियन मुक्त व्यापार समझौता जो भारत के साथ हुआ है, इस तरीके से चल रहा है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने में पता चला है कि कम से कम 15-17 साल लग गए हैं सिर्फ इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को होने में, क्योंकि इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन वगैरह होते रहते हैं। ठीक है, तो क्या डिबेट होता है, क्या डिस्कशन होता है, उसको देखिए। तो समझिए इसको कि जैसे कि श्रीलंका है, सॉरी, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के साथ पहले भी डिबेट डिस्कशन हो रहा है कि हमारे यहाँ से भी मुक्त व्यापार समझौता हो, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। क्यों डिबेट डिस्कशन होता है, उस पार्ट को पहले समझ लेते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई देश है, जैसे कि यहीं पे एग्जांपल हमने लिया था स्विट्जरलैंड का, नॉर्वे का, ऑस्ट्रेलिया का, लिंक्सटेनस्टाइन का, सॉरी आइसलैंड और लिंक्सटेनस्टाइन का। इन देशों में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये काफी छोटे देश हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनियां बहुत काफी हैं। आपको ये देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं इन छोटे छोटे देशों की, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ये भारत के मार्केट को, मतलब भारत के मार्केट का एक्सेस चाहती हैं। भारत का मार्केट का एक्सेस हर कोई चाह रहा है। क्यों? क्यों? दो कारण है। एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है भारत में, दूसरा परचेजिंग पावर पैरिटी जो पीपीपी बोलते हैं। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये इकोनॉमिक्स का काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। तो परचेजिंग पावर पैरिटी भी इंडिया के लोगों का ठीक ठाक है। ठीक ठाक होने, परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि इंडिया के लोगों के जेब में कितने पैसे हैं सामान खरीदने के लिए। मान लीजिए कि रोलेक्स की घड़ी बिक रही है, हमारा देश ही पूरा गरीब है, भूटान टाइप का मसला चल रहा है, हमारे पास पैसे ही नहीं तो हम खरीदेंगे कहाँ से। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया के मार्केट में पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, मतलब कि रोलेक्स घड़ी पहनने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है, और खरीदने वाले लोगों के जेब में पैसे भी हैं कि वो नेस्ले के क्या कहते हैं प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, वो बढ़िया बढ़िया चॉकलेट को खरीद सकते हैं। ठीक है, इसलिए जो है कि ये सारे देश आना चाहते हैं। हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी देशों के साथ है, इसका नाम इस तरीके से दिया है, ये श्रीलंका है, भूटान है, थाईलैंड है, सिंगापुर है। ये जान लेंगे, इन सारे देशों को ध्यान रखेंगे, मलेशिया, कोरिया, उसके बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरिशस और आसियान। इन सारे देशों, आसियान तो देश का समूह ही है, इन सारे देशों के साथ जो है कि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले से भी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो काफी बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जो है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। उनके समय पे जो है कि बहुत सारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। हमारे मोदी जी के समय में हमको जहां तक याद है कि एक ऑस्ट्रेलिया के साथ, एक यूएई के साथ, और इन्हीं दो के साथ हुआ है, और अभी ये जो है कि क्या कहते हैं ईएटीएफ के साथ हुआ है। तीन ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर पाए इन्होंने। और जो आरसेप था, ये चाइना वाला जो समूह था, उनसे तो हुआ नहीं, बात बनी नहीं, लेकिन जो बड़े इकोनॉमिस्ट वगैरह थे उनका कहना था कि उनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मुक्त आवाजाही जब होने लगता है ना, तो काफी निवेश वगैरह आता है। वो कैसे क्या आता है, इसको आगे देखते हैं। मुक्त व्यापार समझौता जो हुआ है उससे क्या फायदा होगा? नुकसान तो ये होगा कि जो रोलेक्स से टैक्स मिलता था, जो हम टैरिफ इम्पोज करते थे, उसका तो नुकसान हो गया, लेकिन फायदा क्या हुआ, क्यों किए, ये समझिए। कहा जा रहा है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद हमारे भारत में ही 8.15 लाख करोड़ डॉलर का निवेश आएगा। 8.15 लाख करोड़ का निवेश आएगा, ये बहुत बड़ा निवेश होता है। ये निवेश क्यों आएगा? क्योंकि अब रोलेक्स की घड़ियां यहाँ सस्ती होने वाली है, सस्ती होने वाली है तो लोग खरीदने वाले हैं। जैसे हार्ले डेविडसन की बाइक, जो बाइक है अमेरिका में बनती है, उसका भी काफी डिमांड है हमारे देश में। लेकिन 100 मान लीजिए कि वो 10 लाख की बाइक है, तो 10 लाख का तो उसके ऊपर टैक्स ही लगा हुआ है। बाइक का ही दाम करीबन 1 या 2 करोड़ रुपया है, तो उसके ऊपर 1 करोड़ का बाइक है तो 1 करोड़ का टैक्स लगा हुआ, तो वो हो जाता है 2 करोड़ का। ठीक है, इसलिए जो है कि वो यहाँ पे बिक नहीं पा रहा है। और ट्रम्प साहब आने वाले हैं, फिर ये विवाद आपको सुनने को मिलेगा। अभी तो विवाद ठंडा है, आ रहे हैं ट्रम्प साहब। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ देखिए भारत का क्या फायदा। 8.15 लाख करोड़ का निवेश होने वाला है भारत में, 10 लाख रोजगार जनरेट होंगे। भारत जनसंख्या इतना बड़ा देश है, इसको जनसंख्या की दृष्टि से जो है कि ये रोजगार चाहिए ही चाहिए।
तो यहाँ पे जो है कि 10 लाख रोजगार जनरेट होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। अगर कहीं फैक्ट लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। जो हमारा फार्मा उद्योग है, जो फार्मास्यूटिकल है हमारा, या जो दवाइयां बनती है वो विदेशों में बिकने के लिए जाएंगे, उन देशों में जाएगा। हमारा सर्विस सेक्टर है, जो टीसीएस है, इन्फोसिस, विप्रो है, ये जो सर्विस सेक्टर है हमारा काफी मजबूत सर्विस सेक्टर है। बहुत लोग आप लोगों में से जॉब भी करते हैं उसमें से। तो ये जो है कि इनके भी जो क्या कहते हैं सर्विसेज हैं वो बाहर जाएंगे। ट्रेड बैलेंस होगा क्या है अभी देखिए, क्योंकि मैंने जो 3-4 कंपनियों का नाम यहाँ पे बताया, रोलेक्स है, ओमेगा है, नेस्ले है, इन सारी कंपनियों का प्रोडक्ट तो हमारे देश में आता है। तो हमारे देश में जो आयात है उन सारे देशों से 17 अरब डॉलर का आयात होता है। आप सोच सकते हैं कि 17 अरब डॉलर हमारे देश में आयात होता है, और हम उसको कितना निर्यात कर पाते हैं, अंदाजा लगाएंगे? मात्र 2 अरब डॉलर का। ये कितना बड़ा व्यापार घाटा है। क्या होता है व्यापार घाटा, पता है आपको? ट्रेड डेफिसिट क्या सोचा होता है? बस निर्यात बताएं से तो। ज्यादा करते हैं तो व्यापार घाटा होगा। कैसे निकालेंगे? इसी केस में व्यापार घाटा निकाल के बताइए तो कितने का व्यापार घाटा है? 17 अरब डॉलर का आयात है और 2 अरब डॉलर का निर्यात है। व्यापार घाटा कितना हुआ? 17 माइनस 2 हाँ, 15 हो जाएगा 15। तो डॉलर का। व्यापार घाटा जो है कि भाई 17 - 2 15 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है हमारे देश में। चाइना के साथ भी बहुत भयंकर व्यापार घाटा है, क्योंकि चाइना से हम लोग बहुत सामान का आयात तो करते हैं लेकिन निर्यात कुछ नहीं कर, बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद जो है कि एक ट्रेड बैलेंस भी बनेगा, मतलब कि हम भी बहुत सारा चीज उसको यहाँ निर्यात करेंगे और वो भी जो है कि वहां से भी हम भी बहुत सारा चीज आयात करेंगे। लगभग जितना चीज आयात करेंगे उतना ही चीज हम लोग निर्यात कर लेंगे उसके यहाँ। ठीक है, तो ये ट्रेड बैलेंस, ट्रेड जो है कि ईएटीएफ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का काफी इंपॉर्टेंट न्यूज था। ये आपको अब न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये चीज चर्चा में आएगा। और एक चीज देख लीजिए कि ब्रिटेन के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ बातें कहीं काफी लंबे समय से चल रही है। ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन का कम से कम 5-6 साल से तो हम सुन रहे हैं कैसा है Yes, बात sir. हो रहा है। ठीक है, चलते हैं। म्यूट कर लेंगे, किन्हीं का ओपन है, म्यूट कर ले प्लीज। चलते हैं आगे। तो अग्नि 5 जो है कि ये MIVR के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो अग्नि 5 के बारे में हमने बताया। तो जैसा कि सर ने बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, क्रूज मिसाइल क्या होता है। तो आदित्य सर थोड़ा सा बता दें, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, क्रूज मिसाइल क्या होता है। हेलो, हेलो सर। हाँ सर जी। जी जी बता दें। हाँ सर, आवाज सर कट रही थी, मैं सुन नहीं पाया। बैलिस्टिक मिसाइल सर तो क्या है और क्रूज मिसाइल क्या है? ठीक, देखते हैं। अच्छा, ओके ओके मैम, बताते बता हैं, रहे हैं क्या सर? बता दें, तो बता जी, दें। देखिए मिसाइल जो होता है वो दो टाइप का होता है, और बैलिस्टिक और क्रूज ये जो है उसके मारक क्षमता के अनुसार इसको बांटा जाता है। बैलिस्टिक, और अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर जो बनाए हुए हैं, ये आपको जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो पाराबोलिक रूट दिख रहा होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये अपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है प्रक्षेपण के बाद, और फिर वो बहुत दूरी तक जाता है, तय करता है ये, ठीक है। दूसरा वाला जो क्रूज मिसाइल है वो दरअसल क्या होता है कि अर्थ का जो सरफेस है, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, उससे ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उठ पाता है ये, ठीक है। तो हमारा जो अर्थ है उस पे बहुत सारा ज्योग्राफिकल फीचर्स पाया जाता है, जैसे माउंटेन है, प्लेट्यूज हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि ये चूंकि ज़्यादा ऊंचाई से उड़ नहीं पाता है, तो उसके कारण इसका जो डिस्टेंस होता है, मारक क्षमता, ये कम रखा जाता है। क्रूज मिसाइल होते हैं, इनको प्रक्षेपण करने के लिए इसको युद्ध के आसपास, युद्ध क्षेत्र के आसपास ले जाना पड़ता है। इसका जो क्षमता होता है, ये इसको आप 300 किलोमीटर के आसपास समझ सकते हैं, 250 से 300 किलोमीटर तक, ठीक है। और बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये काफी दूरी तक जाता है, तो ये 5000, 7000, 10,000 किलोमीटर तक भी, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो 10,000 किलोमीटर तक का भी प्राप्त कर चुके हैं क्षमता। भारत में अगर आप मिसाइल की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी के समय में 1982 के समय में एक शुरुआत किया गया था मिसाइल बनाने का, और पटना नाम से। जी, आरती जी लिख रही हैं अग्नि 5, ओके। देखिए मैं बता रहा हूँ, तो क्या होता है मैम कि पटना नाम से जो ये सीरीज चलाया गया था, इसमें आप लोगों को पता ही होगा, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, और फिर अग्नि, और एक और है मैं मिस कर रहा हूँ। तो ये इस तरीके से है, और 2008 में जो है ये खत्म कर दिया गया था ये, क्योंकि पूरा हो गया था। उसके बाद ये अग्नि वाला जो सीरीज है इसको फिर से चलाया गया, और अग्नि के तहत अलग अलग सीरीज आया, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, ठीक है।
और ये 1 2 3 4 5 जो मैंने आपको बताया, अग्नि 5 जो मैंने बताया, वो क्या है कि वो अलग-अलग क्षमता के हिसाब से, जैसे अग्नि 1 है वो 1000 किलोमीटर या उससे थोड़ा कम है। अग्नि 2 है वो 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। 3 जो है वो 3500 किलोमीटर तक है। अग्नि 4 जो है वो 4000 साढ़े 4000 तक है। अग्नि 5 जो है वो अभी असल में इससे पहले भी लॉन्च हो चुका था, वो 5000 किलोमीटर तक का था। लेकिन अभी जो अग्नि 5 लॉन्च किया गया है आज के दिन, जो मोदी जी आपको पता होगा गए हैं, वो 5500 किलोमीटर के आसपास, 5500 5800 के आसपास उसका रेंज रखा गया है। साथ ही साथ इसमें खासियत क्या है कि ये रिटर्न हो सकता है। इसमें आप देखेंगे सर, इसमें लिखे भी हैं, इसके नाम में भी आपको डिस्कस करेंगे वो, है ना? मल्टी इंडिपेंडेंट। मल्टीपल इंटरडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जी, तो ये, MIVR। जी बिल्कुल, तो री एंटरिंग जो है इसका मतलब ही यही है कि ये फिर से वापस भी आ सकता है। ये बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। ठीक है, उसके बाद ये जो मिसाइल जाता है, तो इसमें भी जो है सैटेलाइट जैसे जाता है उसी प्रकार का कुछ इस्तेमाल किया जाता है टेक्नोलॉजी। तो हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग पेलोड किस तरीके से ले जाया जाता है, इसके आधार पे भी बांटा जाता है। ठीक है, तो आज पहले हम लोग अग्नि 5 को देख लेते हैं, फिर किसी दिन फिर विशेष अगर समय मिलता है तो जो और भी डिटेल में। इसके सीरीज के मिसाइल हैं, जो पटना का जिक्र होता है, पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल, जी जी, इनका भी जो है कि हम लोग देख लेंगे इसको, ठीक है। सारा डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेंगे। एक्चुअली हम लोग को जो पढ़ना है यहाँ पे अग्नि 5 का पढ़ना है, वो उसमें भी अग्नि 5 कुछ नहीं पढ़ना है MIVR यहाँ पे, ठीक है। MIVR का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि 69 BPSC में कई सारे फुल फॉर्म पूछे गए हैं, ठीक है। और फुल फॉर्म में भी बीच का वर्ड पूछ लेते हैं कि टी का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, इस तरीके के फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। वो सीधा सीधा नहीं दिया जाता कि आपके दिमाग को हिट कर जाए। तो इसको एकदम एग्जैक्ट रट लेंगे आप लोग। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये क्या करेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक इसका स्लोगन लिखा हुआ है, वन मिसाइल मेनी वॉरहेड्स। इसका क्या मतलब होता है देख लीजिए। तो वन मिसाइल, पहले जो पुराना वाला मिसाइल होता था हमारा, ये ओल्ड सिस्टम का फिगर है, और ये जो है कि न्यू अग्नि 5 है, न्यू सिस्टम है। तो ओल्ड सिस्टम में क्या होता था कि हम लोग जो है कि एक मिसाइल में एक ही वारहेड लेके जाते थे, और वो वारहेड जाके कहीं पे जो है कि हिट कर देता था। लेकिन यहाँ पे देखिए फिगर में बना हुआ है कि इस मिसाइल में 3 वारहेड लगे हुए हैं। 3 वारहेड लगे हुए हैं, तो एक वारहेड क्या करेगा, कोई एक जगह जाके गिरेगा, दूसरा वारहेड कहीं दूसरे जगह जाके गिरेगा, और तीसरा वारहेड जो है कि कहीं तीसरे जगह जाके गिर जाए। भाई 3 वारहेड नहीं है, 3 मतलब मल्टीपल वारहेड्स हैं। 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। इस तरीके से जितना उसमें वारहेड लगाया जाएगा उतना हो सकता है। तो अब इसका फायदा समझिए। पहले जो एंटी मिसाइल्स होते थे, जो कि वहां से उसके अगेंस्ट मिसाइल के अगेंस्ट मिसाइल दाग दिया जाता था, उसको हवा में ही खत्म कर दिया जाता था, उसको अब यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। इसमें कैसे काम नहीं कर पाएगा उसको देखिए। जैसे कि कोई मिसाइल हमने इंडिया से टारगेट किया पाकिस्तान के ऊपर, तो पहले क्या होता था कि एक ही वारहेड है, तो एक ही टारगेट यहाँ से निकला, और वो जा करके कहीं पे गिरेगा, तो पाकिस्तान क्या करेगा, उधर से सीधा उसको हिट कर देगा, उस वारहेड को ऊपर में ही ध्वस्त, बात खत्म। लेकिन अब समझिए कि इसमें मल्टीपल वारहेड्स हैं। अब चाइना की तरफ हमने छोड़ा, तो एक मैंने छोड़ा, तो इनमें से एक में से फिर कई निकलेंगे। वो रामायण वगैरह में जो देखते थे ना कि एक तीर छोड़ा गया, उसमें से कई तीर निकल रहे हैं, उसी उसी तरीके का मसला है इसमें। अब वो अगर वो एंटी मिसाइल इधर से छोड़ता भी है, तो किसी एक को नष्ट कर पाएगा, दो तो उसके यहाँ जाके गिरेगा ही गिरेगा। इस तरीके का इसमें जो है कि मसला होने वाला है, ठीक है। तो ये है MIVR, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये इसी तरीके से काम करेगा। ये अग्नि 5 और अग्नि मिसाइल्स के बारे में बताया गया। जैसे कि एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है, तो क्या ही होता है कि एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में जब छोड़ना है, बहुत लंबा दूरी, तो सबसे पहले यहाँ से ऊपर उड़ेगा, पैराबोलिक पाथ में जाएगा, वो अपने एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाता है, उसके बाद गिरता है, जो कि सर ने बताया है। दूसरा जो है कि फिर क्रूज मिसाइल, तो यहाँ से ये सिर्फ किसी एक सरफेस में बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाता है। जैसे कि यहाँ से चाइना के कुछ बॉर्डर के इलाके को मारना है, तो यहाँ से आप छोड़िए, ऐसे जाएगा, फिर उसमें टारगेट फिक्स रहता है, फिर जाके सरफेस पे वो गिर जाता है इस तरीके से। तो ये जो है कि क्रूज मिसाइल है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का एग्जांपल पूछा जाएगा तो आप ब्रह्मोस को बता सकते हैं, और अग्नि अपने आप में बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर पूछ लिया जाता है साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में पीटी में, तो आप बताएंगे कि अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ब्रह्मोस जबकि एक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो ये दूसरा न्यूज था। CAA के बारे में भी काफी है, तो CAA को लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले भी कुछ न्यूज है, देख लीजिए, जो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यूज क्या है, पहले न्यूज से पहले जो है कि जुडिशियल मामला, तीन जुडिशरी का न्यूज है, तो तीनों न्यूज को पढ़ने से पहले जुडिशरी के बारे में, न्यायपालिका के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बताइए, हायर जुडिशरी जो होती है उसमें कौन कौन आते हैं? हायर जुडिशरी के अंदर कौन कौन आएंगे?
सुप्रीम कोर्ट, बस। और हाई कोर्ट भी सर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या बोला जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को क्या बोला जाता है? नहीं पता सर। लोअर या सबऑर्डिनेट जुडिशरी इसको बोला जाता है। अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है हिंदी में उसको। अच्छा सही है। आप जाके देखेंगे तो जिला व्यापार न्यायालय लिखा हुआ रहता है, जिला व्यापार न्यायालय भागलपुर। जाके देखिए, अभी कभी कोर्ट के पास पास से गुजरिए तो पता चलेगा उसमें। ओके, देखते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं हायर जुडिशरी के बारे में। तो हायर जुडिशरी जैसे ही बोलेंगे इसमें अंदर आएगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। दो कोर्ट आता है हमारे। उच्चतर न्यायपालिका इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, इसका ऐसा कारण क्या है? दो बातें हैं। एक तो पहले कि इनमें बहुत सारी बातें होती है, जैसे इनको अभिलेख का अधिकार होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वगैरह बोला जाता है, उसमें हम जाएंगे नहीं। यहाँ जो कानून बनते हैं ना, यहाँ जो फैसले होते हैं, उसको कानून का दर्जा प्राप्त होता है इनके फैसले को। इनका अपील का सिस्टम क्या होता है? जैसे कि सब हमारे यहाँ पे सिस्टम क्या है न्यायपालिका का? सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे जो है कि लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट के बाद फिर जो है कि न्याय पंचायत है। यही है ना सरपंच जी? न्याय यस सर। पंचायत। ठीक है, तो न्याय पंचायत से अगर आप न्याय पंचायत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे? जिला कोर्ट जाएंगे। जिला कोर्ट में न्याय पंचायत में 10,000 तक कई मसले मसले सुने जाते हैं, ये पढ़ेंगे आप पॉलिटी में। ठीक है, लोअर कोर्ट में जाएंगे। लोअर कोर्ट जो है कि आप ये प्राइमरी जुडिशरी जुरिस्डिक्शन माना जाता है इसको। ठीक है, अब वैसे तो अब न्याय पंचायत भी आ ही गया है। तो यहाँ पे लोअर कोर्ट में जाएंगे। लोअर कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होंगे तो अपने फैसले को अपील करने के लिए कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है उसके फैसले से तो अपील कहाँ करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो क्या करेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो अपील कहाँ दायर करेंगे? बताइए, कोई बताइए, कहाँ होगा अपील? कुछ वरिष्ठ जो होते हैं न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब भी तो खुद बैठ के फैसला सुनाते रहते हैं। और एक चीज समझिए, हाँ बोलिए, को बोलना चाह रहे हैं? सर वो बोलते हैं ना कि उनका बेंच कुछ करके ऐसे नहीं नहीं बोलते नहीं तो। नहीं, वो बेंच का मसला अलग है। न्यायालय, कहा क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नहीं नहीं नहीं, भारत एक सार्वभौम कंट्री है, समझते हैं ना। तो इसका कहीं कुछ नहीं होता है, जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले से आप संतुष्ट नहीं है तो इसका मतलब कि यहाँ पे रिव्यू पिटीशन डाला जाता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में ही। रिव्यू पिटीशन डालने के बहुत सारे शर्तें होती हैं कि वो 5-7 वरिष्ठ मतलब कि न्यायाधीश अधिवक्ताओं ने उसको पढ़ा हो, उनको लगा हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ है, इसमें सुधार किया जा सकता है। अगर आप रिव्यू पिटीशन डालेंगे तो फिर जो है कि क्या कहते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट सुनना चाहेगी तो सुनेगी, नहीं तो रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, इसका फैसला अंतिम और सर्वमान्य फैसला होता है। इसके बाद कहीं इसकी अपील नहीं होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होता है, रिव्यू पिटीशन, कि महाशय, जज महोदय, आपने जो फैसला दिया था उस फैसले में थोड़ी सी हमें त्रुटियां लग रही है, हमें असंतुष्टि है, इसको एक बार फिर से आप रिव्यू कर लें अपने फैसले को। तो माननीय कोर्ट फिर उसको रिव्यू कर सकते हैं, करने का मन होगा तो, पर नहीं तो नहीं करेंगे। तो अब बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट कौन सकता है? सुप्रीम कोर्ट ही। जी नहीं, पार्लियामेंट। हाँ, कौन बोल रहे हैं पार्लियामेंट? सही बोल रहे हैं। यस लिखा। यहाँ लिखा हुआ है कहीं पे? कहाँ लिख दिए हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की ताकत सिर्फ हमारे पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, वैसे भी अभी रिसेंटली जो भी कानून हुआ है सब चेंज हुआ है ना। हाँ हाँ लाइक इलेक्शन कमीशन का भी चेंज हुआ है हाँ पार्लियामेंट में। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ सही बता रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो कानून चेंज हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला कुछ और ही था, लेकिन उसको पार्लियामेंट के द्वारा बदला गया। साहबानों का मामला जो है कि राजीव गांधी सरकार में पार्लियामेंट के द्वारा फैसला पलट दिया गया था, जो कि बहुत गलत तरीके से था, उसको पलटना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो ये तो हमने समझा भारत के जुडिशियल स्ट्रक्चर को। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का ताकत पार्लियामेंट के पास होता है, और पार्लियामेंट के जो है कि बनाए गए कानून के ऊपर रिव्यू करने की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि चेक एंड बैलेंस है हमारे यहाँ पे संविधान में। जो बोलते हैं ना कि 3 पिलर है हमारे क्या कहते हैं का संविधान का, एक क्या कहते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और मीडिया को भी बोला जाता है चौथा खंभा। खंभा बड़ी कमजोर है तो मीडिया को तो गोली मार दीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए हुआ क्या है, मामला क्या है, क्यों ये चर्चा हो रही है, इसके बाद करंट अफेयर का मुद्दा हम लोग देखते हैं।
स्टे ऑर्डर होता था, क्या होता था स्टे ऑर्डर, पहले आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप कोई घर बना रहे हैं, ठीक है, आपके चाचा जी घर बना रहे हैं और वो आपके जमीन में थोड़ा सा बढ़ा के दीवार दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जाके केस करेंगे कि ये जो है कि जमीन हमारा है, इसमें 5 फीट में जो है घुसा के दीवार दिया जा रहा है, तो हम इसको जो है कि रोकना चाहिए। तो वो कोर्ट क्या करती है कि वहां पे स्टे ऑर्डर लगा देती है, मतलब कि यथा स्थिति बनाए रखा जाए। आप दीवार नहीं देंगे, पहले जमीन की नापी होगी, उसमें दोनों पाटीदार को देखा जाएगा कि जमीन कहाँ कहाँ पे कितना है, उसके बाद आप अपना घर बनाएंगे। तो पहले क्या होता था, अगर कोई निचली अदालतें या हाई कोर्ट इस तरीके का स्टे ऑर्डर देता था, तो वो स्टे ऑर्डर 6 माह के अंदर स्वतः ही खत्म हो जाता था। जैसे ही 6 माह के अंदर ये स्टे ऑर्डर खत्म होता था, मुकदमा फिर से स्टार्ट होता, रीस्टार्ट। तो आप क्या करेंगे, जो पार्टी मजबूत है वो जाके फिर से केस करेगा, फिर से स्टे ऑर्डर ले लेगा, फिर 6 महीना तक मामला लटक गया और उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है वहां पे। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसका कुछ प्रोडक्ट बिकना है, सॉरी क्या कहते हैं, कुछ सामान बिकना है या और भी कुछ, उसके ऊपर अगर स्टे लग गया और 6 महीने तक इसी तरीके से रह जाए तो क्या हाल होगा उस कंपनी का। ठीक है, ये स्टे ऑर्डर फौजदारी मुकदमा और दीवानी मुकदमा दोनों में दायर होता था। फौजदारी और दीवानी समझते हैं, क्रिमिनल लॉ, जो है क्रिमिनल जो केस होते थे और जो है कि सिविल केस होते थे, दोनों में ही स्टे ऑर्डर दिया जाता था। डू यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द फौजदारी एंड दीवानी? जो क्रिमिनल को केस है और जो है सिविल केस है, इसके अंदर का आप डिफरेंस जानते हैं कुछ, या बताना पड़ेगा? यस और नो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बता देते हैं। देखिए, जो दीवानी मुकदमा होता है जिसको सिविल सूट बोला जाता है, सिविल सूट के अंदर जो है कि जमीन जायदाद के कुछ मामले आते हैं। उसके बाद परिवार का मामला, जो डाइवोर्स वगैरह तलाक का मामला आता है। जो परिवार में प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का मामला आता है कि बाप का जमीन बेटा को, बेटा का जमीन पोता को, इस तरीके का जो मामला होता है उसको दीवानी मुकदमे के अंदर रखा जाता है। जो मारपीट वगैरह का मुकदमा होता है, वो जो है कि जहाँ पे खून खराबा का मसला चल रहा है, तो वो फौजदारी मुकदमा होता है। ठीक है, इस तरह, ये सिंपल सी बात है। इसको सिविल सूट बोला जाता है, इसको क्रिमिनल सूट बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि ये स्टे ऑर्डर दोनों के ऊपर लगता था 6 महीने के अंदर, जो है कि अब स्वतः समाप्त नहीं होगा। अब क्या होगा कि अदालत ने स्टे ऑर्डर दिया, मतलब कि यथा स्थिति को बरकरार रखा जाए, उसके बाद 6 महीने के अंदर खत्म नहीं होगा। अब इसका होगा कि इस पे केस चलेगा और इसके जमीन का अब नापी होना होगा, चाहे वो 9 महीने में नापी हो या 1 साल के अंदर नापी हो। लेकिन फिर से दोबारा केस को नहीं खोलेंगे। जितना केस सुन लिया गया है कि नहीं मेरा खाता ये था, मेरा खैसरा ये था, ठीक है, जितना केस सुन लिया गया था, लेकिन उसके बाद उसी को आगे सुनवाई होती रहेगी और उसमें जो है कि वो कोर्ट जो है कि उसको जल्द से जल्द फैसला करने का प्रयास करेगा कि नहीं, यहाँ पे जो है कि इस जगह से आप दीवार देंगे, यहाँ पे इनका जमीन है और इनका जमीन है। ठीक है, तो उसको अब 6 महीने के अंदर वो फैसला, तो ये स्टे ऑर्डर खत्म नहीं होगा। स्टे जितने दिन के लिए लगाए, वो 9 महीने के लिए लगाए, 1 साल के लगाए, 1.5 साल के लिए लगाए, और वो 1.5 साल के अंदर पूरा आपको कंप्लीट फैसला ही देगा। ऐसा नहीं कि कोई तारीख के ऊपर तारीख वो खत्म हो जाएगा। 2018 में खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो स्टे ऑर्डर आप लोग लगाते हैं लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट, आपका 6 महीने के अंदर जो है कि स्वतः खत्म हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटा है। मैंने उस दिन भी बताया था ना कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है, और उसके अंदर मैंने काफी महत्वपूर्ण टिप्पणियां बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी का टिप्पणी था कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले का पुनरीक्षण नहीं करेगा तो जो हमारे संवैधानिक विकास है, न्याय का संवैधानिक विकास है, वही रुक जाएगा। मैंने लिख के दिया था उस दिन भी जब पढ़ाया था, तो आपको इसके पिछले क्लास में पढ़ाया था ना। अनुच्छेद 142 है। हाँ हाँ, वो आर्टिकल 142 वाला जो पढ़ाया था मैंने। ठीक है, तो ये था स्टे ऑर्डर का छोटा सा बात। अब दूसरा केस जो है कि जीएन साईं बाबा का केस है, आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम बताते हैं। क्या है कि जीएन साईं बाबा जो है कि एक प्रोफेसर है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, ठीक है, और ये 2013 में इनके ऊपर केस दायर किया गया था। क्या केस दायर किया गया था? इनके ऊपर आरोप था कि इनके साथ माओवादियों के साथ लिंक है। कुछ नहीं हुआ था, इनके घर में एक जो है कि कुछ ऐसी किताबें निकली थी जो कि क्या कहते हैं, क्रांतिकारी प्रवृत्ति की किताबें होती हैं, जैसे कि मेरा संघर्ष, हिटलर का द्वारा लिखा गया किताब है, या फिर और भी भगत सिंह का मान लो कोई किताब है, या और भी कोई किताब, भगत सिंह तो नहीं, ठीक है, जैसे माओवादियों के द्वारा कुछ लिखा हुआ किताब। एक जो है कि ये चारों मजूमदार और कौन सी दो कानून था जो नक्सल क्या नक्सलाइट के ऊपर कोई किताब लिखा है, किनको नाम पता है क्या? चारों मजूमदार की किताब का क्या नाम है? नक्सलाइट नॉवेल ऐसे करके कुछ है किताब, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है वो नाम। ठीक है, उस सब टाइप का कुछ किताब इनके यहाँ मिला था, ये इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया था। तो अब मान लो कि कोई चोर उचक्का है और कोई अपराधी है, उसके घर में अगर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मिल जाए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो महात्मा गांधी जी ने लिखा है, तो क्या मान लिया जाएगा कि वो चोर उचक्का नहीं, वो साधु संत है। और हम प्रोफेसर हैं, हम कोई किताब पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, मेरी इच्छा है।
हम ऐसा तो नहीं ना कर रहे हैं कि उस किताब को पढ़ लिए कि आप गोली बंदूक चलाने चले गए, आपके खिलाफ विद्रोह करने लगे। तो फिर जो है कि बम्बई हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने कहा है कि ये प्रोफेसर साहब को आप रिहा करें। इसके ऊपर बहुत कड़ा धारा लगा दिया गया था, अनलॉफुल प्रिवेंशन करप्शन एक्ट, यूएपीए का धारा, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट होता है। तो फिर इनको बोला गया है कि इनको रिहा किया गया है। इनका यूट्यूब पे देख लीजिएगा जाके, बीबीसी चैनल पे आया है इनका इंटरव्यू, काफी फेमस ये केस था। ठीक है, आपको ये छोटा छोटा मैं न्यूज इसलिए बता रहा हूँ कि मेंस में अगर कहीं कोट करना है तो ये कोट करने के काम आएगा। ठीक है, इसी तरीके का सेम एक केस आया है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह असहमति का संवैधानिक अधिकार है। वह क्या था वो समझिए। महाराष्ट्र के एक प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जावेद अहमद आजम। प्रोफेसर साहब ने क्या किया था कि जब क्या कहते हैं आर्टिकल 370 हटाया गया था, उसकी उन्होंने आलोचना की थी कि नहीं, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से नहीं हटाना चाहिए। उसके कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान को जो है कि उसके स्वतंत्रता दिवस पे बधाई भी दिया था इन्होंने। ठीक है, ये आर्टिकल 370 हटाने की आलोचना और पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पे जब बधाई दी गई, तो महाराष्ट्र पुलिस ने इसको जो है कि इस कृत्य को भड़काने वाला कृत्य माना, इस एक्टिविटी को। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर जो है कि एफआईआर दर्ज कर दिया गया। किस धारा के तहत? आईपीसी 158A के तहत जो है कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया कि क्यों आपने आर्टिकल 370 हटाने का आलोचना किया, और जो है कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पे जो आपने बधाई दी है, ये राष्ट्र के खिलाफ जो है कि कृत्य किया है, आपके ऊपर जो है कि अब केस होगा। तो जब केस हुआ तो उन्होंने लोअर कोर्ट में गया। जब एफआईआर दर्ज होता है तो लोअर कोर्ट में गए, तो लोअर कोर्ट ने बोला नहीं नहीं सही, आपके ऊपर केस, आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, एफआईआर सही है। फिर उन्होंने वो बम्बे हाई कोर्ट गए, बम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा नहीं नहीं, हम एफआईआर खारिज करने वाले नहीं है, आपके ऊपर अब मुकदमा चलेगा और आपको जेल होगा। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जब अपील दायर की गई, तब सुप्रीम कोर्ट ने काफी इंपॉर्टेंट फैसला दिया है। क्या फैसला दिया है उसको सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(a) के तहत मिले स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही प्रोफेसर साहब ने जो बातें कही हैं वो कही हैं। वो उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उनको बोलने की स्वतंत्रता है, वो बोलेंगे, उसमें कुछ गलत नहीं है। टिप्पणियां क्या की गई हैं, ये मेंस में लिखने का काम आता है, इसलिए मैंने बार बार, हमारे करंट अफेयर में देखेंगे कि बहुत सारी टिप्पणियों को मैं लिख के लाता हूँ। क्या नोटिंग क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या बोला? प्रोफेसर आजम ने किसी धर्म या जाति के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे यह पता लगे कि राष्ट्रीय भावना भड़क सकती है। ये टिप्पणी किया गया है। प्रोफेसर आजम ने किसी धर्म या किसी जाति के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि यह पता लगे कि राष्ट्रीय भावना भड़क सकती है। अभिव्यक्ति का विरोध, अभिव्यक्ति सिर्फ एक विरोध है, ठीक है, जो उनके संवैधानिक अधिकार का एक अंग है, और प्रोफेसर साहब को यह करने का अधिकार है। और इस तरीके से जो ये एफआईआर दर्ज किया गया, इसको खारिज किया जाए और इनके ऊपर किसी भी तरीके का मुकदमा नहीं चलेगा। ठीक है, तो 3 जो इम्पोर्टेंट फैसले थे, एक सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर जो लोअर जुडिशरी के ऊपर था, उसको मैंने डिस्कस किया। जीएन साईं बाबा का मामला आप इनको बीबीसी चैनल पे जाके देख लेंगे, वहाँ दिखेगा, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। प्रोफेसर साहब खुद है वो, जीएन साईं बाबा भी प्रोफेसर है। और जावेद अहमद का जो मामला था, जो धारा 370 का खिलाफ जो आलोचना वाला था, उसको मैंने बताया। ठीक है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो ही गया। अग्नि 5 मिसाइल मैंने बता दिया। अब आया CAA, जिसमें कि आप लोग बहुत सारी बात जानते हैं। इसमें इसको मेंस के दृष्टि से कल और भी पढ़ा देंगे, इसमें तो बहुत कम बात लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारी बातें लिखनी होंगी, क्योंकि मेंस में इस पे एक स्वतंत्र क्वेश्चन 38 नंबर का जब आ जाएगा आपके अंदर, आपके पास, तो उसको कैसे डील करेंगे मैं उस लेवल तक का पढ़ा दूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ इस न्यूज के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यह जो है कि 1955 का जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट था, उसी के अंदर बदलाव किया गया था, और ये बदलाव 2019 में ही हो चुका था। अभी जो है कि क्या हुआ है कि रूल नोटिफाइड किया गया। आप जानते हैं कि कोई भी जब विधेयक पारित होकर कानून बन जाता है, कानून बन जाने के बाद उसको लागू करने के लिए उसके रूल्स लिखे जाते हैं, उसके अंदर लॉज लिखे जाते हैं, बायलॉज लिखे जाते हैं, सब क्लॉज डाले जाते हैं, बहुत सारी बातें इसमें लिखी जाती है। उसको लागू कैसे करना है, उसी को रूल्स बोला जाता है। ठीक है, तभी क्या हुआ है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रूल नोटिफाइड 4 ईयर आफ्टर द लॉ वाज पास्ड, 4 साल के बाद जो है कि ये नोटिफिकेशन आया है। क्या आया है? The 2019 CAA Amendment Citizenship Act of 1955 allowing Indian citizenship for 6 रिलीजन हैं और 3 जो है कि देश हैं, जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, जो जैन हैं, जो पारसी हैं, जो क्रिश्चियन हैं। एकदम इसको रट जाना है।
और वो किस किस देश के होने चाहिए? पाकिस्तान, बांग्लादेश और क्या कहते हैं अफगानिस्तान, ये 3 देशों से आने चाहिए। कब आने चाहिए? बिफोर दिसंबर 2014 के जो व्यक्ति आए हुए थे उनको जो है कि मिल जाएगा यहाँ पे नागरिकता आसानी से। किस ग्राउंड पे? ग्राउंड क्या है? किसी को पता है? बताइए किस ग्राउंड पे नागरिकता मिल जाएगी? एनीबॉडी? बोलिए। जिस देश से आए हैं उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं, स्कूल का ग्राउंड ये हो है, या ग्राउंड ये है रिलीजियस परसिक्यूशन और फियर ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन। धार्मिक प्रताड़ना होता हो या फिर जो है कि इस बात का डर हो कि हमारा इस देश में धार्मिक प्रताड़ना हो सकता है। ऐसा क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? इसलिए कि जो ये तीनों देश है जब ये स्वतंत्र हुए थे, इस देश में इनके यहाँ जो ये 6 माइनॉरिटी लिखा हुआ गया है समुदाय, वहां पे हिंदू माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है, तो उनकी संख्या काफी थी जब ये सारे देश आजाद हुए थे। लेकिन धीरे धीरे रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण, धार्मिक क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या तो मैंने अभी बोला, जो भी है, सहिष्णुता, हाँ प्रताड़, धार्मिक प्रताड़। प्रताड़ना के कारण इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई। आपको पता है कि कई सारे मंदिर वगैरह तोड़े गए थे, वहां पे इनके जो पूजा स्थल थे उनको तोड़ा गया था। आप ये सब न्यूज में पढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसलिए जो है कि उसको इस ग्राउंड पे यहाँ पे दे दिया जाएगा नागरिकता। हाउएवर द एक्ट एक्सक्लूड्स मुस्लिम, मुस्लिम को वहां पे नागरिकता देने की बात नहीं कही गई है। इसलिए नहीं की गई है कि इन तीनों कंट्री में वो लोग क्या है, मेजोरिटी में, ठीक है। ये लीगली आए हों या इलीगली आए हों, इसका क्या मतलब होता है? लिखा हुआ है ना, फ्रॉम दिस 3 कंट्रीज रिलीजियस माइनॉरिटी इफ रिलीजियस कम्स लीगली और इलीगली। तो लीगली इलीगली क्या होता है उसको समझिए कि इलीगली तो हो गया कि एक बॉर्डर ऑर्डर क्रॉस करके किसी तरीके से आ गए। लीगली आने का क्या मतलब होता है? कानूनी रूप से आने का मतलब ये होता है कि उन्होंने मान लो कि वीजा लिया था, वीजा लिया था 6 महीने का, वीजा समाप्त होने के बाद भी फिर से घूम के पाकिस्तान नहीं गए, फिर भी से घूम के बांग्लादेश नहीं गए, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी इंडिया में ही रह गए। राजस्थान के श्री गंगानगर जगह इलाके वगैरह में काफी रिलीजियस ये माइनॉरिटी वहां पे रहते हैं, और पेपर में भी दिया है कि किस तरीके से उन लोगों ने मतलब कि खुशियां जाहिर की है, पढ़ा के पढ़े हैं। तो लीगली और इलीगली समझ गए। इलीगली मतलब कि क्या कहते हैं, बॉर्डर ऑर्डर क्रॉस करके छुप छाप के वो देश में घुस गए, और लीगली मतलब कि वीजा लेके आए थे 6 महीने का या 1 साल का या 1.5 साल का कुछ भी, और वो जो है कि वीजा समाप्त पीरियड समाप्त होने के बाद भी वो इस देश से नहीं गए, इसलिए जो है कि उसको इलीगली लीगली माना गया, ठीक है। कोई भी आए था उससे कोई मतलब नहीं है। इफ दे वांट सिटीजनशिप इन इंडिया, नाउ रूल्स आर वेरी इजी फॉर देम। अगर वो अभी सिटीजनशिप चाहते हैं तो रूल काफी इजी है। क्या रिलैक्सेशन दिए गए हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर जो है कि इसमें क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है, और दिया गया है कि वो जो है कि 11 साल पहले था यहाँ पे रहना पड़ेगा, लेकिन अब 6 साल के अंदर ही जो है कि उसको ये स्पेसिफिकली मिल जाएगा। ये पूरे इंडिया में लागू नहीं होने वाला है, इंडिया के कुछ हिस्से में जो है कि ये लागू नहीं होगा। अगर ये वो माइनॉरिटी वहां से भाग के 6 शेड्यूल स्टेट आप जानते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा में बसे हैं आके, तो वहां पे जो है कि उनको नहीं मिलेगा नागरिकता, उनको उसके उस राज्य से हटा करके किसी दूसरे राज्य में मिल सकता है, लेकिन उस राज्य के तहत उसको रहने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एक होता है आईएलपी, मैं वही पूछ रहा था शुरू में, तो आईएलपी क्या होता है वो बताएं। इनर लाइन आईएलपी, परमिट। हाँ, इनर लाइन परमिट। तो आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और नागालैंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इनर लाइन परमिट दिया जाता है। वहां पे घुसने के लिए वहां पे एक तरीके का एक थोड़ा सा छोटा सा चौकी बॉर्डर टाइप का होता है, वहां परमिशन लेना होता है, उसके बाद ही जा सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा, ठीक है। कल इसके मेंस के पर्सपेक्टिव को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि क्यों नहीं मुस्लिम को एक्सक्लूड किया गया है वहां पे। वहां श्रीलंका के जो तमिल मुस्लिम्स हैं या तमिल सिंगली लोग हैं उसको क्यों नहीं परमिशन दिया गया है, ये सारी बातें। फिर जो है कि यहाँ पे भूटान में भी तो प्रोसिक्यूशन होता है, उसको क्यों नहीं दिया गया है। फिर तो अभी तो ये सीएए है, सीएए और एनआरसी, इस दोनों को जोड़ के जब पढ़ा जाएगा तो फिर बहुत सारी समस्याएं होने वाली है। तो क्या विवाद था 2019 में, शाहीन-बाग का प्रोटेस्ट क्या था, क्यों इतना हो हंगामा हल्ला हो रहा था देश में, सरकार इसको बार बार क्यों डिले करती रही, अभी सरकार ने क्यों लाया है, इलेक्शन का एंगल क्या है, इसको सारे इसके मेंस के पर्सपेक्टिव को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आज मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका जो है कि एक इंट्रोडक्शन दिया है सीएए का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इलेक्शन में भी चलने वाला है, काफी जो है कि डिबेट में भी रहने वाला है, और मेंस में सीधा सीधा इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो टाइम हो गया है, चलते हैं।